तो आज हम बात कर रहे हैं हेलसिंकी घोषणा पर, डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी। हमारे पास एवरब्लिंक हेल्थ केयर का एक लेख है, काफ़ी अच्छा है, और हम उसी के बेसिस पर इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये जो चिकित्सा अनुसंधान में नैतिक सिद्धांत हैं, उनकी ये बुनियाद है। एक सवाल से शुरू करते हैं, है ना? क्या कोई सिर्फ इसलिए मतलब जानकारी के लिए अपनी सेहत को दांव पर लगाएगा किसी ट्रायल में? उम्मीद तो यही है कि नहीं। और हेलसिंकी घोषणा एक तरह से यही देखती है कि भाई ऐसा ना हो पाए। तो चलिए समझते हैं कि ये क्यों इतनी ज़रूरी है और इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, खासकर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और रिसर्चर्स के लिए। बिल्कुल। ये जो घोषणा है डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी, इसे विश्व चिकित्सा संघ ने मतलब वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने 1964 में तैयार किया था। ये असल में नैतिक उसूलों का एक पूरा ढांचा है और इसका सीधा सा मकसद है जो लोग मेडिकल रिसर्च में हिस्सा ले रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं, उनके अधिकार, उनकी सुरक्षा और उनका भला ये सबसे ऊपर रहें। और ये आई क्यों? क्योंकि 20वीं सदी में बीच में कुछ बहुत ही अनैतिक प्रयोग हुए थे जिनसे लोगों का भरोसा काफी हिल गया था। ये उसके जवाब में था। हाँ, और तब से इसे कई बार अपडेट भी किया गया है। लेटेस्ट शायद 2013 में हुआ था। और आज के टाइम में तो ये मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड है। इंसानों पर होने वाले किसी भी शोध के लिए ये नैतिकता की नींव है। अच्छा, तो अगर हम उस लेख की बात करें एवरब्लिंक वाले, तो उसके हिसाब से इसके मुख्य स्तंभ मतलब पिलर्स क्या हैं? किन चीजों पर ये टिकी है? हाँ, लेख इसी पर जोर देता है। कुछ चीजें बिल्कुल फंडामेंटल हैं, जैसे सबसे पहले तो हर व्यक्ति का सम्मान, उसकी इज्जत। फिर आता है सूचित सहमति, इन्फॉर्म्ड कंसेंट जिसे कहते हैं, मतलब पूरी जानकारी देकर ही सहमति लेना। और ये भी कि रिसर्च वैज्ञानिक तौर पर सही हो, पुख्ता हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं। साथ ही फायदों और जोखिमों का सही संतुलन देखना और एक इंडिपेंडेंट कमेटी मतलब एक स्वतंत्र समिति इसकी नैतिक समीक्षा करे। ये सब मिलकर इसका आधार बनते हैं। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है जो सीधे क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, राइट? लेख तो कहता है कि ये हर स्वास्थ्य पेशेवर के काम की चीज़ है। सही कहा, बिल्कुल सही। इसका दायरा काफी बड़ा है। ये सिर्फ लैब या ट्रायल तक सीमित नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वो किसी मरीज को किसी स्टडी में रेफर करने की सोच रहा है, तो ये घोषणा उसे गाइड करेगी। और इसमें ये भी साफ है कि जो लोग ज्यादा संवेदनशील हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स में कहते हैं, जैसे बच्चे या बुजुर्ग। हाँ, बच्चे, बुजुर्ग या ऐसे लोग जिनकी सोचने समझने की क्षमता किसी वजह से कम है, उनके लिए एक्स्ट्रा सेफगार्ड्स मतलब अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम जरूरी हैं। और आप देखिए जो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स होती हैं, जो नैतिक समीक्षा करती हैं, एथिक्स कमिटीज। जी वो, और यहाँ तक कि जो बड़ी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे अमेरिका की एफडीए या यूरोप की ईएमए, उनकी नीतियां भी कहीं ना कहीं हेलसिंकी घोषणा के सिद्धांतों पर ये आधारित हैं। आपने सूचित सहमति का जिक्र किया। लेख में इस पर काफी जोर है कि ये सिर्फ एक दस्तखत नहीं है। हाँ, और ये पॉइंट बहुत जरूरी है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट सिर्फ एक फॉर्म पर साइन करवा लेना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक पूरी प्रक्रिया है। इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए और व्यक्ति की अपनी मर्जी, उसकी स्वायत्ता सबसे जरूरी है। इसका मतलब है कि जो भाग ले रहा है उसे सब कुछ ठीक से समझाया जाए, क्या जोखिम है, क्या फायदे हो सकते हैं, क्या दूसरे विकल्प हैं, और ये सब उनकी अपनी भाषा में हो, समझने लायक तरीके से, जबानी भी और लिखित में भी। तो मतलब कुछ मोटी मोटी बातें जो सबको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे सहमति मर्जी से हो, रिसर्च वैज्ञानिक हो, और हाँ बिल्कुल, कुछ और चीजें हैं जैसे जोखिम कम से कम हो, मिनिमाइज करना है रिस्क को, यानी रिसर्च से जो फायदा होने की उम्मीद है वो उसके संभावित नुकसान से कहीं ज्यादा होना चाहिए हमेशा। अगर ऐसा नहीं लगता तो वो रिसर्च होनी ही नहीं चाहिए, सिंपल। और जैसा हमने कहा, कमजोर समूहों का खास ध्यान, उनके लिए ज्यादा प्रोटेक्शन। और एक और जरूरी बात शायद ये है कि कोई भी पार्टिसिपेंट कभी भी स्टडी छोड़ सकता है बिना कोई कारण बताए, बिना किसी जुर्माने के डर के। एकदम सही, ये उनका पूरा अधिकार है और स्टडी छोड़ने से उनके रेगुलर इलाज पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूँ। हाँ, तो अगर आप किसी मरीज को किसी ट्रायल में रेफर कर रहे हैं, तो पहले ये पक्का करें कि वो ट्रायल इन सभी नैतिक मानकों को पूरा करता है या नहीं। सिर्फ फायदे गिनाना काफी नहीं है, मरीजों को उनके अधिकारों के बारे में भी बताना, उन्हें शिक्षित करना जरूरी है। और अगर आप खुद रिसर्चर हैं, तब तो ये आपकी सीधी जिम्मेदारी है।
प्रोटोकॉल बनाने से लेकर डेटा कलेक्ट करने और फिर नतीजों को पब्लिश करने तक हर स्टेप पर इन उसूलों को फॉलो करना है। छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना होता है। क्या एथिक्स कमेटी की मंजूरी है? कई सहमति फॉर्म इतना मुश्किल तो नहीं कि आम आदमी समझ ही ना पाए? ये सब देखना होता है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस या कागजी कार्रवाई की बात नहीं है। जैसा कि एवरब्लिंक का लेख भी कहता है, ये इंसान की गरिमा, बराबरी और जवाबदेही का मामला है। अगर ये सिद्धांत नहीं होंगे तो लोगों का डॉक्टरों पर, मेडिकल साइंस पर भरोसा ही उड़ जाएगा। प्रोजेक्ट नहीं है, वो पार्टनर है, भागीदार है, जहां कमजोर लोगों का शोषण नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा होती है, और जहां सिर्फ डेटा इकट्ठा करने पर जोर नहीं होता बल्कि जो नतीजे आए हैं उन्हें ईमानदारी से खुले तौर पे साझा करने की भी जिम्मेदारी होती है। सच में ये घोषणा हमें याद दिलाती हैं कि अच्छी साइंस सिर्फ आंकड़ों या डेटा का खेल नहीं है। हाँ, ये उन आंकड़ों के पीछे जो इंसान है, उनके अधिकार, उनकी सुरक्षा, उनकी गरिमा, ये उसके बारे में है। तो चाहे आप मरीज को रेफर कर रहे हो, कोई रिसर्च प्रोटोकॉल डिजाइन कर रहे हो या भविष्य के डॉक्टरों को पढ़ा रहे हो, ये सिद्धांत हर फैसले में आपके साथ होने चाहिए। अच्छा विज्ञान और नैतिक विज्ञान ये साथ साथ चलते हैं, अलग नहीं हो सकते। ये सब सुनकर एक सवाल जरूर मन में आता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, खासतौर पर डेटा कलेक्शन और एनालिसिस के नए नए तरीके आ रहे हैं, तो ऐसे में इन बुनियादी नैतिक सिद्धांतों को भविष्य में कैसे बनाए रखा जाएगा? क्या इन्हें भी समय के साथ अडेप्ट करने की, बदलने की जरूरत पड़ेगी? सोचने वाली बात है।